हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन वाइट वॉश के बारे में। तो ये साल था 2009 का। तो 2009 की सर्दी में कश्मीर का जवाहर टनल बहुत ज़्यादा बर्फ़ से घिरा होता था, मतलब टनल का एंट्रेंस और एग्ज़िट भी। तो इसी वजह से मिलिट्री मूवमेंट वहाँ पर ठीक से हो नहीं पाती थी, क्योंकि जवाहर टनल जो है वो कश्मीर को इंडिया से कनेक्ट करता था। तो अगर वो टनल ब्लॉक हो जाता तो मिलिट्री मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता और टेररिस्ट एक्टिविटी भी बढ़ सकती थी। इसलिए वो टनल को हमेशा क्लियर रखा जाता है और वहाँ पर बहुत हेवी गार्डेड ऑफिसर्स भी रहते हैं। तो 2009 की सर्दी में जब ये टनल खाली कराया जा रहा था बर्फ से, तब वहाँ पर R&AW, जिसको हम रॉ बोलते हैं, उसके एक सीनियर फील्ड ऑफिसर थे। तो उस टाइम बर्फ़ बहुत ज़्यादा था, निकालने में बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए वहाँ पर DRDO के लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, जिसको हम लेस्टेक भी बोलते हैं, उनको मदद के लिए बुलाया गया था। तो लेस्टेक की टीम जब स्नो रिमूव कर रही थी तो वहाँ पर लेस्टेक के व्हीकल जो थे उसके पीछे एक बड़ा आर्टिलरी गन था, गन के जैसा कुछ चीज़ था। तो इस चीज़ को वो सीनियर रॉ ऑफिसर ने नोटिस किया। उस पर कैपिटल लेटर में मार्किंग था काली, KALI, जिसका मतलब है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। मतलब वो जो लेज़र गन था उसका लेज़र का जो इंटेंसिटी था वो किलो एम्पियर में था। आपको पता होगा किलो एम्पियर मतलब कितना ज़्यादा अमाउंट है, मतलब 50 घर मिलके भी किलो एम्पियर का खपत नहीं कर पाते। तो जो ये काली सिस्टम था उसका स्पेसिफिकेशन था 40 किलो एम्पियर और पावर था 40 गीगावाट का। आपको अगर पता ना हो तो आपके घर में जो बिजली आती है, जो ट्रांसफार्मर से, तो वो ट्रांसफार्मर मेगावाट में बिजली सप्लाई करता है। तो वो कितने सारे घरों में जाता है, पर ये अकेला काली गीगावाट में एनर्जी कंज्यूम कर रहा था। तो सोचिए उसका लेज़र का इंटेंसिटी कितना ज़्यादा होगा। तो वो जो काली था वो एक हेवी जनरेटर से पावर कंज्यूम कर रहा था। ये चीज़ देख के वो रॉ ऑफिसर बहुत एक्साइटेड हो गए, क्योंकि ऐसी चीज़ उन्होंने पहले कभी देखी नहीं थी। तो उन्होंने इस बारे में जब उन लोगों से पूछा, DRDO के साइंटिस्ट से वहाँ जो प्रेजेंट थे, तो उन्होंने बताया कि ये जो सिस्टम है ये छोटे छोटे अवलांच लाता है, मतलब हिमस्खलन लाता है, जिसके वजह से जो बड़ा बड़ा अवलांच आता है उसको रोका जा सके। तो ये गन करती क्या थी, पहले मार्किंग किया जाता था स्नो पे, तो ये गन उस टारगेट पे हिट करता था, जिसके वजह से अवलांच आता था। तो ये सब का डिटेल्स वो जो वहाँ पर रॉ ऑफिसर थे उन्होंने ले लिया और सोचने लगे कि जो छोटा अवलांच ला सकता है वो बड़ा अवलांच भी ला सकता है, जिसको वार सिनेरियो में यूज़ किया जा सकता है। तो वो जब दिल्ली रिटर्न आए तब उन्होंने ये आइडिया के बारे में अपने सीनियर से बात की, पर उनको वहीं पर रोक दिया गया, क्योंकि उनको नहीं लगा था कि ये सब हो पाएगा, पॉसिबल है इस मशीन से। वो जो ऑफिसर थे उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने इस पर डिटेल्ड रिसर्च किया, इन डेप्थ रिसर्च, और एक डिटेल प्रेजेंटेशन बनाया कि इसको कैसे वार में काम में लाया जा सकता है, और इसको दे दिया उस टाइम के रॉ के चीफ, जो कि थे संजीव त्रिपाठी को। तो रॉ के चीफ ये चीज़ को लेके गए इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो कि उस टाइम थे MK नारायणन। तो MK नारायणन और संजीव त्रिपाठी ये दोनों काफ़ी अच्छे क्लोज फ्रेंड थे। तो उन दोनों में मतलब जल्दी से एग्रीमेंट हो गया, मतलब कि ये चीज़ को टेस्ट करना चाहिए। तो MK नारायण जी ये चीज़ को लेके गए थे उस टाइम के PM, जो कि थे मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह को डर था कि इसका कोई पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस ना निकल जाए, क्योंकि उस टाइम LOC में सीज़ फायर का सिनेरियो था। इसकी वजह से वो इस प्रोजेक्ट को पहले तो रिजेक्ट कर देते हैं, पर आफ्टर सेवरल डेज ऑफ कन्विंसिंग उनको नारायण जी ने बहुत कन्विंस किया, उसके बाद वो राज़ी हो गए। अप्रूवल मिलने के बाद ये प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी शुरू करना था। इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे MK नारायणन जी, जो कि PMA को टाइम टू टाइम रिपोर्ट कर रहे थे। ये एक बहुत ही टॉप सीक्रेट मिशन था, जिसकी वजह से ये किसी के साथ भी शेयर किया नहीं गया, कोई भी मिनिस्टर के साथ। तो ये खाली उन लोगों के साथ शेयर किया गया जिसको रॉ अप्रोप्रिएट मानती थी। इसके बाद रॉ, DRDO के लेस्टेक, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के कुछ ऑफिसरों को इकट्ठा किया गया इस प्रोजेक्ट के लिए। तो इसके बाद रॉ के ऑफिसर्स और साइंटिस्ट ये लोग सियाचिन पे चले गए, जो इंडियन आर्मी का पोस्ट था वहाँ पर, और ऑब्जर्वेशन करने लगे। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ ट्रिगर पॉइंट सेलेक्ट किया गया,
जो कि एक्सपेरिमेंट के बाद बर्फ़ में धंस जाए और एक्सपेरिमेंट के बाद इसका कोई कुछ सबूत ना मिले। तो यहाँ एक मुश्किल आ गई, क्योंकि वो जो काली वेपन था वो 10 टन का था और उसके साथ एक पावरफुल हैवी जनरेटर भी था। तो उसको अगर बर्फ़ के ऊपर यूज़ किया गया, उसका वाइब्रेशन और साउंड की वजह से वहाँ पर जो बर्फ़ था वो नीचे गिर जाता और वो काली के साथ साथ जितने साइंटिस्ट और ऑफिसर थे उन सब की जान को खतरा था। इसलिए इसके लिए एक अल्टरनेटिव सोचा गया, तो उसको ग्राउंड से यूज़ ना करके एयर से यूज़ करने का प्रपोज़ल रखा गया। तो उसके लिए IL-76 को सेलेक्ट किया गया। IL-76 एक सोवियत यूनियन का एयरक्राफ्ट है जिसको रसिया से ख़रीदा गया था। तो 2 IL-76 प्लेन को ARC के एयरबेस में ला गया, जो कि कटक में है। ARC एविएशन एंड रिसर्च विंग है, जो कि रॉ का एक पार्ट है। तो उसको उड़ीसा के कटक में माउंटेड किया गया उस एयरक्राफ्ट में। वो जो काली 5000 था, वो जो ऑफिसर ने कश्मीर में देखा था उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल था उस काली से। तो उन प्लेन को यूपी के सरसोवा एयरफोर्स फील्ड में पार्क किया गया। वहाँ पर जो एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज थे उन्होंने प्रोटेक्शन सर्कल में उसको दिन रात गार्ड करके रखा था। तो सब ठीक होने के बाद ऑपरेशन का टाइम रखा गया 7 अप्रैल 2012 और लोकेशन था सियाचिन। ऑपरेशन का टाइम चूज़ किया गया था दोपहर को 12 बजे, क्योंकि नेचुरल अवलांच उसी टाइम के आसपास ही आता है। तो उस टाइम पोलराइजेशन की वजह से हाई प्रिसिशन शूटिंग करना मुमकिन नहीं था। आपको पता ही होगा हर लाइट का वेवलेंथ होता है। तो सूरज का जो वेवलेंथ था उसकी वजह से काली लेज़र को एक जगह पर प्रिसाइजली शूट करना मुमकिन नहीं हो रहा था। इसलिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को कांटेक्ट किया गया, जिसको हम बार्क बोलते हैं। तो उन्होंने टाइम सजेस्ट किया कि अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, जब सूरज का इंटेंसिटी बहुत कम हो या नेग्लिजिबल हो, उसी टाइम ये ऑपरेशन करना ठीक रहेगा। तो ये ऑपरेशन का टाइम रखा गया सुबह का 4 बजे। तो जिस दिन ये ऑपरेशन होना था उसी दिन IL-76 के साथ साथ एक एवॉक्स प्लेन, 6 मिराज फाइटर जेट और 2 सुखोई फाइटर जेट को अपॉइंट किया गया था। तो एवॉक्स का काम था कि दूर दूर से जो भी प्लेन या एयरक्राफ्ट कुछ भी आए तो वो सिस्टम में रजिस्टर कर लेता था और उसके साथ जो बाकी फाइटर जेट थे उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता था। तो अप्रैल 7 सुबह के 2 बजे से 6 मिराज और 2 सुखोई जेट पूरे एरिया को स्कैन कर रहे थे, ताकि कोई मूवमेंट या कुछ नज़र आए तो उससे डील कर सके। तो सब स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद साइंटिस्ट सैटेलाइट डाटा को एनालाइज करने के बाद ट्रिगर पॉइंट को मार्क कर दिया और उसके बाद IL-76 को भेज दिया गया। तो सुबह के 4 बजे के आसपास काली वेपन लेज़र शूटिंग करना स्टार्ट कर दी थी 100% एक्यूरेसी के साथ 30,000 फीट पे। और सुबह के 5:40 पर वहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन टीम थी, ये सब चीज़ जो देख रही थी, उन्होंने अवलांच का साउंड सुना, जो कि 300 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पाकिस्तान के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा था। आपको अगर पता ना हो तो बता दूं, जो फार्मूला 1 रेसिंग कार्स होते हैं उनका टॉप एवरेज स्पीड रहता है 250 से 260 के आसपास। तो सोचिए ये 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, मतलब फार्मूला 1 के एवरेज टॉप स्पीड से भी ज़्यादा। इससे पहले पाकिस्तानी आर्मी कुछ करती, वो 10 मिनट के अंदर अंदर 80 फीट के बर्फ़ के नीचे धंस चुकी थी, जिसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिगिंग मशीन भी इतनी आसानी से नहीं निकाल सकता था। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था, काली ने अपना तांडव दिखा दिया था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस चीज़ को मानने को पहले तैयार ही नहीं थी कि ये सब इंडिया ने किया है। उन लोगों को लगा ये कार्बन डिपॉजिट है जिसकी वजह से ये अवलांच आया है, क्योंकि पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया का कोई भी एक्सपेरिमेंट सफल हो। वैसे भी पाकिस्तान के पास इसका कोई प्रूफ नहीं था, पर पाकिस्तानी मीडिया ने इस बात को बहुत उछाला, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे सब कुछ दब गया। तो आखिर में बात आती है, ये चीज़ सही है या गलत, ये इन्फॉर्मेशन राइट है या एक अफवाह। तो देखिए, ये चीज़ को इंडिया ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता उस टाइम। पर इंडिया के पास एक नया वेपन था जिसको वो दिखाना ज़रूर चाहेगा, तो इसलिए इस चीज़ को ऑफिशियली कभी बताया नहीं गया, पर इस इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया गया ताकि इस वेपन के बारे में सबको पता चले और कोई इंटरनेशनल प्रेशर भी इंडिया के ऊपर ना आए। तो गाइस, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।
Stay tuned guys for our next video. Bye bye.